हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट के पार्ट 1 इतिहास को। आप सब लोग को पता होगा कि सोशल साइंस या अन्य जो भी कक्षा 10 के सब्जेक्टें हैं, उन सब्जेक्टों को थोड़ा सा कंप्रेस करके जो सिलेबस था उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो भी सब्जेक्ट थे उनके कुछ ना कुछ लेसन को कम कर दिया गया है। अब हम इतिहास में पार्ट 1 की बात करने वाले हैं और इसमें बात करेंगे कि एग्ज़ाम के टाइम जो कुछ दिन बचे हुए हैं, इन दिनों में कौन कौन से टॉपिक पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए या इनके बिना हमें एग्ज़ाम में नहीं जाना चाहिए। इन टॉपिक से लगभग आपके 90% क्वेश्चन बनते हैं और यही टॉपिक हमेशा पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किए हैं, ये टॉपिक ऑफिशियल सिलेबस से लिए गए हैं। ये टॉपिक कोई अलग से नहीं है ना, तो आप लोग के लिए पढ़ने के लिए ज़रूरी है। तो पहले हम बात करेंगे पहला लेसन जो आप सब लोग को पता होगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आप सबको पता होगा इसमें से कुछ 3 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं हमने, जो आप सब लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए और आप सबको ये पढ़ने हैं। तो पहला इसमें जो टॉपिक होगा वो 1830 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ। आप सब लोगों ने राष्ट्रवाद पढ़ा है और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 1830 के बाद क्या मोड़ लेता है और किस प्रकार से यूरोप के अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद का उदय होता है। अगला हम पढ़ेंगे जो जोसेफ है, मैथ्यूनी है आदि के जो विचार थे वो राष्ट्रवाद को लेकर किस प्रकार थे और उन लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवादी विचारधाराओं को किस प्रकार से आगे बढ़ाया। अगला जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलनों की सामान्य विशेषताएं। इन आंदोलनों में राष्ट्रवादियों की क्या क्या भूमिकाएं रहीं, किस प्रकार से इन्होंने राष्ट्रवादी विचारधाराओं को आगे बढ़ाया, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। और आप सब लोग को ये लेसन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए और ये इस लेसन से लगभग आपके 9 नंबर के सवाल बनने वाले हैं। दूसरा लेसन हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। तो आप सबने बचपन से आप सब लोग पढ़ते आ रहे हो भारत का इतिहास, तो थोड़ा बहुत जानकारी आप लोग को पहले से होगी और बाकी हम जो टॉपिक बता रहे हैं आपको ये टॉपिक पढ़ लेने हैं। तो पहला टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव का मतलब है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, आप सबको पता है कि 1914 से 1918 तक हुआ। इसके जो प्रभाव रहे भारत पर या विश्व पर वो कैसे रहे, है ना, तो इन चीज़ों को हमें पढ़ना है। अगला खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, आप सबने ठीक से पढ़ लिया होगा। खिलाफत आंदोलन क्या है, असहयोग आंदोलन क्या है, महात्मा गांधी ने इनको लेकर अपना क्या रोल प्ले किया, क्या भूमिका निभाई, है ना, इन चीज़ों को पढ़ना है और कैसे इसको स्थगित किया गया, इन चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान दे लेना है। अगला है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह का मतलब है महात्मा गांधी ने जो दांडी में यात्रा की थी और यात्रा करके नमक कानून तोड़ा। ये जो कुछ सिलेक्टिव टॉपिक है ये हमें पढ़ लेना है, इसके कारण क्या थे, फिर इसके कैसे इसके परिणाम हुए, राष्ट्रवादी विचारधाराएं इसकी साथ साथ किस प्रकार से आगे बढ़ी, हमें इसको पढ़ लेना है। अगला जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों के जो आंदोलन हुए उनकी क्या विशेषताएं थी, कारण क्या थे, इन पे हमें थोड़ा सा फोकस करना है। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप सबने पढ़ा होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हमें ये थोड़ा ज़्यादा फोकस करके देख लेना है कि क्या कहाँ तक सीमित रहा, किन किन चीज़ों तक वो सीमित रहा। मतलब यदि सविनय अवज्ञा आंदोलन उतना इफेक्टिव होता तो कहीं ना कहीं इससे कुछ हमें खास परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं और आप सब लोग को पता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें विशेष ध्यान देना है। अगला सामने पढ़ना है सामूहिक अपनत्व की भावना। जब भारत में राष्ट्रवादी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार होता है तो इन विचारधाराओं के माध्यम से सामूहिक अपनत्व का मतलब है सभी लोग किस प्रकार से हम की भावना उनके अंदर आती है और सब भारतीय एक होने का प्रयास करते हैं या उनके अंदर इस प्रकार की विचारधाराएं आती हैं, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। अगला लेसन है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व के बनने में हमने 3 या 4 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, इन टॉपिक पर हमें विशेष ध्यान देनी है। तो पहला टॉपिक है पूर्व आधुनिक विश्व। पूर्व आधुनिक विश्व का मतलब है जब औपनिवेशिक शासन नहीं था, ब्रिटेन का अन्य देशों पर अपना अधिकार नहीं हुआ करता था, तब वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, है ना, तो वो देश किस प्रकार से आपस में उनके व्यापार थे, क्या रोजगार था, है ना, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। अगला है 19वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था। 19वीं शताब्दी जब 1815 के बाद जैसे यूरोप में राष्ट्रवादी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार हुआ, उसमें जो 19वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था थी वो कैसे मोड़ लेती है ना, बाकी सारे देश कैसे आपस में व्यापार करने लगते हैं, इस प्रकार की चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, हमें इसमें विशेष ध्यान देना है। अगला आर्थिक महामंदी। आप सबको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व पर उस विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से आर्थिक महामंदी आती है, क्या इसके परिणाम होते हैं, इस पर हमें विशेष ध्यान दे लेना है। अगला विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कैसे हुआ। जैसे जैसे औपनिवेशिक शासन काल आगे बढ़ा, वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने लगी, एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार, उनका भौगोलिक विस्तार, है ना, ये सारी चीज़ें हमें देख लेनी है। अगला टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है मानचित्र, जहाँ से आप सबको लगभग से लगभग इतिहास पार्ट से 5 नंबर आपको मिलते हैं। 5 नंबर्स में हमें क्या क्या पढ़ लेना है, जहाँ से हमारे लगभग 5 नंबर कवर हो जाते हैं। तो पहला टॉपिक हमें पढ़ लेना है 1918 से 1930 के मध्य जो भारतीय इतिहास है उसमें जो घटनाएं घटी तो कहाँ पे घटी और किस सन में घटी, ये सारी चीज़ें हमें देख लेना है। तो 1918 से 1930 आप सबको पता है चौरी चौरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, और लाहौर सत्याग्रह, है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला पढ़ेंगे हम कांग्रेस के अधिवेशन। तो कांग्रेस के वैसे तो बहुत सारे अधिवेशन हुए, लेकिन हमें कुछ मुख्य अधिवेशन पढ़ लेने हैं। मुख्य अधिवेशन में कौन कौन सा है, पहला कलकत्ता का अधिवेशन जो सितंबर 1920 में हुआ था। आप सबको पता है कि यदि नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि कल जो 1920 का वर्ष था, इस समय कांग्रेस के 2 अधिवेशन होते थे। एक सितंबर 1920 में होता है जो कलकत्ता में होता है और अगला होता है नागपुर में जो दिसंबर 1920 में होता है। ये दोनों विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। अगला मद्रास का अधिवेशन जो 1927 में होता है, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अगला लाहौर का अधिवेशन जो 1929 में हुआ। तो ये मुख्य रूप से 4 अधिवेशन हमें याद रखने हैं। अगला
अगला जो टॉपिक है मानचित्र में वो है चंपारण। आप सबको पता होगा चंपारण में महात्मा गांधी ने किसानों के लिए जो नील की खेती के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। तो ये बिहार में पड़ता है। खेड़ा आपको पढ़ लेना है, खेड़ा की जो किसान आंदोलन था। अगला अहमदाबाद जो सूती मिल मजदूर आंदोलन था। और अमृतसर में आप सबको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चौरी चौरा की घटना आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में होती है। और अगला दांडी मार्च कहाँ होता है, तो दांडी मार्च आप सबको पता है शायद गुजरात में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमने सेलेक्ट किए थे। आशा करता हूँ कि आप सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। तो मेरे कहने से या फिर या दोस्त के नाते आप सब लोग यदि इसको फॉलो करते हो तो ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है।